नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर नरेंद्र मोदी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फंस चुके हैं। पश्चिम बंगाल में तो कई जिलों में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात बेकाबू हो चुके हैं। बिगड़ती स्थिति के लिए राज्य के बीजेपी नेता ममता बनर्जी को दोष दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने भी दो टूक जवाब दे दिया है कि कानून मैंने नहीं बनाया बल्कि केंद्र ने बनाया है, तो जवाब भी उसी से मांगे जाने चाहिए। यानी बीजेपी की केंद्र सरकार ने राज्यों की बीजेपी इकाइयों को दुविधा में फंसा दिया है। इधर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती भी नए वक्फ कानून के विरोध में आज चिट्ठियां लिखी हैं और वो लगातार इस वक्फ कानून के विरोध में हैं। और आप जानते हैं कि उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी इसको लेकर हाथापाई तक की नौबत आ गई। इधर महबूबा मुफ्ती ने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, इन तमाम मुख्यमंत्रियों को महबूबा मुफ्ती ने चिट्ठी लिखकर आभार जताया है कि उन्होंने इस कानून का खुलकर विरोध किया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है इस चिट्ठी में कि इस अंधेरे समय में आपकी हिम्मत और स्पष्टता आशा की एक दुर्लभ किरण है। कुछ सिद्धांतवादी आवाजों के साथ आप न्याय और भारत के समावेशी विचार के लिए खड़े हुए हैं। मैं उन लोगों के प्रति अपना गहरा सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए लिख रही हूं जो खुद को आवाजहीन और हाशिए पर महसूस करते हैं। आपके निरंतर समर्थन और नेतृत्व के साथ मुझे विश्वास है कि हम अपने संवैधानिक मूल्यों और साझा भविष्य को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये बात यहां लिख रही है चिट्ठी में महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की चीफ हैं, आप जानते हैं। वहीं यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पूर्व सीएम मायावती ने एक ट्वीट में वक्फ संशोधन कानून के लिए बीजेपी की आलोचना की है। हालांकि मायावती ने राहुल गांधी की भी आलोचना की है। उन्होंने संसद में इस पर कुछ नहीं कहा, यह कहते हुए आलोचना की है, यानी राहुल गांधी को वक्फ कानून पर संसद में कुछ कहना चाहिए था। अब सीधे सीधे मोदी की आलोचना न करके इसमें राहुल गांधी पर निशाना साधने के पीछे मायावती की कौन सी रणनीति और कौन सी राजनीति है, या फिर बीजेपी से पुराना डर है या बीजेपी से नया रिश्ता है, ये तो मायावती ही बताएंगी। लेकिन इतना तय है कि वक्फ कानून को लेकर बीजेपी के खिलाफ माहौल देश में बन चुका है और इसीलिए मजबूरी में मायावती को भी अब इसके विरोध में बोलना पड़ा है। अभी तक मायावती चुप थी और आज जब उन्होंने एक के बाद 3 ट्वीट किए तो उन तीनों ट्वीट्स की शुरुआत में पहला ट्वीट जो है वो सीधे राहुल गांधी के ऊपर निशाना है। आखिर क्यों? बीजेपी की सोच से कहीं ज्यादा कठिनाई वक्फ कानून को लागू करने में आएगी, ये तय है। उधर अब महंगाई और बेरोजगारी से लेकर आतंकवाद जैसे कई और मसले हैं जिन पर बीजेपी को मुश्किलात होने वाली हैं। खासकर बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की परेशानियां तेजस्वी यादव खूब बढ़ा रहे हैं। कल बक्सर की सभा में जो भीड़ उमड़ी थी उसमें जाहिर हो रहा है उसी भीड़ से कि राज्य में किस तरह बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इस रैली में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वहीं से शुरुआत करते हैं, सुनते हैं रैली को। देखिए कितनी भीड़ है और इस रैली में क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। 15 साल पुराना अगर गाड़ी हो जाला तो सरकार अनुमति ना देवला चलावेला। कहा कि गाड़ी खटारा हो जाला और धुआं छोड़ने लगता और धुआं छोड़े का काम करेला, यानी प्रदूषित करने का काम करता है। ये खटारा गाड़ी कब बीच में पंचर हो जाए, कब इंजन बैठ जाए, कोई ठीक नहीं है। तो जब सरकार खटारा गाड़ी के 15 साल के अनुमति ना देवेला तो बिहार की जनता में खटारा 20 साल पुरानी सरकार नहीं देखना चाहती है। बिहार का विकास का रफ्तार कहां चलेगा खटारा गाड़ी? तो सुन रहे थे आप यहाँ तेजस्वी यादव बक्सर की रैली में कह रहे हैं बिहार की जनता 20 साल पुराना खटारा सरकार नहीं चाहती है। वही तेजस्वी यादव अब बीजेपी को मात देने के लिए एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ चौपालों की घोषणा करके पार्टी के मुस्लिम मतदाता वर्ग को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के अस्थायी
मतदाता, अस्थायी मतदाता वो होते हैं जिसको इंग्लिश में फ्लोटिंग वोटर्स भी कहते हैं, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। ऐसे वोटर्स को, फ्लोटिंग वोटर्स के बीच से एक नया मतदाता वर्ग बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। ये वो वोटर हैं जो 2023 के जाति सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार राज्य की आबादी का 36.1% है। आबादी का 36.1% ऐसे वोटर्स हैं ईबीसी, और अनुसूचित जाति यानी एसटी जो आबादी का 19.65 यानी 19.65% है। इसके जो भीतर दोनों वर्गों यानी 36 और 20 आप जोड़ लीजिए, मतलब लगभग 56% वोटर्स के बीच घुसपैठ करने की जुगत में लगे हुए हैं यहां तेजस्वी यादव। वहीं बिहार में कांग्रेस भी दलितों को साधने की दिशा में ही काम कर रही है। राहुल गांधी ने अपने हर बिहार दौरे में यह बात जाहिर की है, और नए अध्यक्ष राजेश कुमार भी तो आप जानते हैं कि वो भी दलित चेहरा ही हैं बिहार में। तो बिहार में बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार हो गई है। और वहीं चंद्रबाबू नायडू, जी हां, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो भी एक बैसाखी हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी वादा किया है कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की तर्ज पर पिछड़ों के लिए अधिनियम बनाकर उनके न्याय का रास्ता तैयार करेंगे। ये वादा भी बीजेपी के खिलाफ ही माना जा सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी राहुल गांधी की जुबान में बात कर रहे हैं। देश के सियासी हालात बता रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ नई रणनीति बनने लगी है, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथ अब वो दल भी आते हुए दिख रहे हैं जो या तो बीजेपी के साथ रहे हैं जैसे पीडीपी, या फिर अभी बीजेपी के साथ हैं जैसे टीडीपी, और इनके बीच बीएसपी जैसे दल भी हैं जो बीजेपी की बी टीम के तौर पर चुपचाप काम करते रहे हैं, लेकिन अब वहां से भी विरोध उठने लगा है। और एआईएमआईएम को भी आपने देख लिया, जब दक्षिण में यानी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मीटिंग बुलाई, भाषाई तौर पर जो भेदभाव हो रहा है वहां उस पर, और डिलिमिटेशन के खिलाफ, तो उसमें एआईएमआईएम का नुमाइंदा भी पहुंचा था वहां पे। तो आप देख लीजिए, ये भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। उधर आप देखिए तो ओडिशा में बिजू जनता दल, हालांकि उन्होंने ये कह के कि आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए और जिनको चाहिए उनको वोट दीजिए, जब वोटिंग की बारी आई राज्यसभा में तो उन्होंने कहा था नवीन पटनायक ने वक्फ बिल पे, तो उसके बाद पार्टी के अंदर जबरदस्त वहां पर हलचल मची हुई है, विरोध चल रहा है। तो वो भी इधर इंडिया गठबंधन की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ साथ तमिलनाडु, तेलंगाना आप जाइए तो तेलंगाना में बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति भी एमके स्टालिन के जरिए इंडिया गठबंधन के करीब नजर आते हैं। ये तमाम दल एक नए गठबंधन के तहत कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए इंडिया गठबंधन को आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज यही चर्चा करेंगे न्यूज पॉइंट में कि किस तरह बीजेपी के खिलाफ बन रही है नई रणनीति, उसमें नए नए दोस्त इंडिया गठबंधन के दिखाई दे रहे हैं, जो आने वाले समय में, ये अभी तो उभार पे हैं, आने वाले समय में बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगा। आज इसी की चर्चा करेंगे कि कैसे नई रणनीति तैयार हो रही है और इस रणनीति में कैसे नरेंद्र मोदी पटखनी खा सकते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए और उनसे आपका परिचय करवाऊं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, प्रशांत जी का नाम ठीक कर लीजिए, हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। मायावती जी आज सुबह सुबह 3 ट्वीट दाग दिए। बिल्कुल आज सो के उठे, 1 कप चाय पी और बोली नहीं आज विरोध कर देना है, वक्फ संशोधन का विरोध करना है, नए कानून का विरोध, क्योंकि ये इसके मामले में तो अब सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को सुनवाई होगी। परसों यानी कल बैसाखी है 13 तारीख को, परसों बाबा साहब की जयंती भी है, बाबा साहब अंबेडकर साहब को भी याद किया जाएगा, कानून की बात आएगी, संविधान की बात आएगी, तो मायावती जी की भी बात आनी चाहिए। इसलिए चलो आज एक ट्वीट कर देते हैं, एक नहीं 3 ट्वीट, और शुरुआत कहां से की जाए तो राहुल गांधी से शुरुआत कर देते हैं। क्या ऐसे राजनीति चलती है? क्या एक्सपोज्ड लोग, लेकिन फिर भी
मायावती ना इधर के ना उधर के, फाइनली उनको इधर ही आना पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है। इसलिए तो बार बार राहुल गांधी की बात कर रही हैं। क्या ये माना जाए, चूंकि आप लखनऊ में, इसलिए इसी से शुरुआत कर रहा हूं। बात हम बिहार की भी करेंगे, बात हम आंध्र प्रदेश की भी करेंगे, और बात तेलंगाना और तमिलनाडु और उड़ीसा और दिल्ली की भी करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए, जो 2024 के लोकसभा चुनाव ने ये दिखा दिया कि तमाम बेईमानियों और तमाम सरकारी तंत्र के उपयोग के बावजूद नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है बहुत आसानी से। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो इंडिया अलायंस बन रहा था वो भी आगे चल करके बिखर गया, लेकिन राहुल गांधी की अपनी मेहनत ने और विपक्ष जितना भी एकजुट हो सका, उसने जो मुहिम छेड़ी संविधान बचाने की, उसने नरेंद्र मोदी को एक बड़ी शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दो राज्य ऐसे जहां पे बहुजन की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति, अम्बेडकराइट राजनीति का एक बड़ा स्पेस रहा है। भले ही मायावती आज समाप्त प्राय हो उनकी राजनीति, लेकिन कांशीराम जी के मूवमेंट ने संविधान, डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन वैचारिकी को लेकर के जो चेतना पैदा की थी, उसका सीधा विरोध बीजेपी को मिला और उसका लाभ इंडिया अलायंस को मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी का वोटर भी रहा कभी, जो कभी कांग्रेस के खिलाफ भी खड़ा होता था या समाजवादी पार्टी को नहीं चाहता था, उसने भी संविधान बचाने के लिए सपा और कांग्रेस के गठबंधन को वोट किया। और बीएसपी पहली बार, मुझे लगता है कि 3 दशक के बाद 2.5 अंक से नीचे आ गई, 9% पर आ गई। इस राजनीति को मायावती भी समझ रही, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ रही होंगी, लेकिन जिस तरह से उनको लगातार डराया जा रहा है, और ये पूरा देश डरा हुआ है, खास करके राजनेताओं पर तो जिस तरीके से चाबुक चल रहे हैं, ईडी सीबीआई का जो लगातार अटैक हो रहा है, उसने मायावती को भी डरा के रखा हुआ है। तो वो साइलेंट मोड पर रहती हैं या फिर किसी मुद्दे पर ट्वीट करती है तो उसमें कांग्रेस पार्टी, सपा भी और बीजेपी तीनों को लपेटती हैं। बीच में तो बीजेपी पर खामोश रहती थी, अब इस समय थोड़ी मुखर हुई है वो बीजेपी पर, लेकिन राहुल गांधी का जरूर जिक्र करती हैं। और उसकी बड़ी वजह है कि राहुल गांधी जिस तरह से एक बहुजन नायक के तौर पर उभरे हैं, मुस्लिम समाज जिस तरह से उन्हें देख रहा है, और मैं तो बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी के साथ दलितों और मुसलमानों का दर्द का रिश्ता है। जितना टॉर्चर राहुल गांधी को इस वक्त किया जा रहा है, 25-25 मुकदमे लाद दिए गए और लगातार ट्रोलिंग उनकी होती है, वो कभी रुकती नहीं है। और अभी आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड पर जो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, सपा ने विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, और पोस्टर क्या लगे हुए उत्तर प्रदेश में? गद्दार के पोस्टर लगे हुए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखाई देता है कि एक पार्टी इस तरह से तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का कैरेक्टर एसिनेशन करे? ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बावजूद इसके मायावती जिस तरह से वो सबको घेरती हैं, राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी और अब तो बीजेपी को भी, उससे उनकी राजनीति की जो अस्पष्टता है, जो धूमिलता है, वो बहुत स्पष्ट नहीं हो रही। और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मायावती जी के लिए केवल यही एक रास्ता है कि वो इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हो जाए। अगर लोकसभा चुनाव के पहले वो खड़ी हो गई होती तो जाहिर तौर पर नतीजे कुछ और होते और आज सत्ता किसी और के पास होती। और ये भी संभावना है कि उसमें मायावती को बड़ा अवसर मिलता। वो लगातार जो भूल कर रही हैं, अपना समर्थन लगातार खोती जा रही है उस वजह से। लेकिन गाहे बगाहे केवल ट्वीट करके अगर वो ये सोचती हैं कि राजनीति
बनाए रखी जा सकती है, तो मुझे लगता है कि अब वो संभावना नहीं है, क्योंकि लड़ाई अब सीधे दो ध्रुवीय हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व आधारित राजनीति है जो मुसलमानों को टॉर्चर कर रही है, जो दलितों को लगातार टॉर्चर कर रही है। आज देख लीजिए रामजी लाल सुमन के आगरा में जो करणी सेना ने किया है, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि ये कोई करणी वर्णी सेना नहीं है, ये बीजेपी की एक संगठन है। जैसे हिटलर का अपना संगठन होता था जिसको उसने सैनिकों में तब्दील कर दिया था, वैसे ही ये करणी सेना को भी तब्दील कर दिया गया है जी। तो दलितों को भी उसी तरह से डरा करके रखने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को डरा करके रखने की कोशिश हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं डरो मत, उस नारे ने जो एक पूरा साइकोलॉजिकल माहौल पैदा किया था, उस माहौल को फिर से डरावने माहौल में तब्दील करने की यह कोशिश हो रही है। चाहे रामनवमी के जुलूस हो, चाहे करणी सेना का रामजी लाल सुमन के घर पर आक्रमण हो। तो ऐसे में या तो मायावती को खुल करके आकर के और अपनी राजनीति को बहुत स्पष्ट करना चाहिए, देश के दलितों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों के साथ खुल करके खड़ा होना चाहिए। अब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो आज उन्होंने ट्वीट किया, ये पार्टी को खुल करके उनको खड़ा कर देना चाहिए सड़क पर। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो इंडिया अलायंस है वो और ज्यादा मजबूत होगा। और आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि मायावती के पास एक ही रास्ता है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाएं, और मुझे लगता है कि अंततः वो यही होगी गोलबंदी, क्योंकि अब और भी जो ब्लॉक्स हैं, और आज मैं लखनऊ में एक कार्यक्रम में था जिसमें पल्लवी पटेल ने जो अपना दल कमीराबादी की विधायक हैं, हालांकि सपा से वो विधायक हैं, प्रकाश अंबेडकर को उन्होंने बुलाया हुआ था ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। यहां प्रकाश अंबेडकर ने जो कहा, वो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने कहा कि अब हमें पूरे तरीके से एकजुट होना होगा और ये सोचना छोड़ना होगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन गृह मंत्री होगा। ये जो स्पष्ट अब सोच बन रही है, प्रकाश अंबेडकर इस बात को कह रहे हैं, मुझे लगता है कि यही खुला हुआ दृष्टिकोण मायावती का भी होना चाहिए कि इस समय जरूरत है संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, और उस संविधान को जो मायावती की राजनीति रही है कि जो बहुजन समाज को अधिकार संपन्न बनाता है, संविधान जो संविधान उन्हें मनुष्यता का दर्जा देता है, जो जीने का अधिकार देता है, पढ़ने लिखने नौकरी करने का अधिकार देता है, जो आरक्षण का अधिकार देता है, उस संविधान को बचाने के लिए मायावती को उसी स्पष्टता के साथ खड़ा होना चाहिए जैसे आज पल्लवी पटेल के कार्यक्रम में प्रकाश अंबेडकर खड़े हुए थे, और मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, इसलिए इस बात को रेखांकित कर रहा हूं। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मायावती का जो ट्वीट है, जरा एक के बाद एक 3 ट्वीट है, उसमें से पहला ट्वीट जरा ले आइए स्क्रीन पे, तीनों ट्वीट को ले आइए, लेकिन पहला ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे समझ में आता है कि मायावती आखिर करना क्या चाहती हैं, दिखाना बताना क्या चाहती है। देखिए पहले ट्वीट की पहली लाइन, वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोप के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित? इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व इनके इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक। ये लिखने का मतलब क्या है, मायावती जी ही बताएं। हम लोग तो विश्लेषक हैं और अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। वैसे भी देश में बहुजनों, दूसरा नंबर है, वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण एवं सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी व निष्क्रिय बनाकर इन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावा से बचना जरूरी। भाई ये समझना, पूछना होगा, इनसे पूछना चाहिए मायावती जी से। ले आइए हमारे तमाम साथियों को, प्रशांत जी के पास आते हैं, फिर शकील जी के पास भी आएंगे। मायावती जी से पूछना चाहिए कि ये बिल कांग्रेस लेकर आई है या भाजपा लेकर आई है। यहाँ पे ये आप क्यों नहीं पूछ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों एब्सेंट थे, वो क्यों चले गए थाईलैंड, वो क्यों चले गए श्रीलंका, इस बिल के समय वो कहां थे? नेता प्रतिपक्ष, और वो भी पहले लाइन में। हमको राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं, सबकी अपनी अपनी राजनीति है प्रशांत जी, लेकिन मायावती जी का
ये तब, जबकि आज 12 तारीख है, पहले बता चुका हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। 13 तारीख बैसाखी, 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती, 16 तारीख को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 3 जजों की बेंच जिसमें सीजेआई खुद लीड कर रहे हैं। अगले महीने सीजेआई रिटायर हो जाएंगे, उससे पहले इस पर कुछ ना कुछ फैसला भी आना चाहिए। यह सब कुछ है क्रोनोलॉजी में। लेकिन कांग्रेस पहले याद आती है, इंडिया गठबंधन पहले याद आता है। वाह मायावती जी वाह, क्या राजनीति कर रही हैं आप। सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना, बात तो होनी चाहिए। हम आप तो बात कर ही सकते हैं, उनको अच्छा लगे बुरा लगे। प्रशांत जी। जी देखिए राजीव जी, हम एक बहुत ही ऐतिहासिक दौर से होकर गुजर रहे हैं। देश पूरा, देश और समाज दोनों, जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं, सड़कों पे तलवार लेके लोग सड़कों पर हैं, नफरत का माहौल है, एक मीडिया जो है वो लगभग दंगाई हो चुका है, बहुत बड़ा मीडिया का हिस्सा। इस ऐतिहासिक दौर में अगर आप इतिहास के किस तरफ खड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इतिहास के गलत तरफ आप खड़े हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको समाज, देश माफ नहीं करता है। आरएसएस इस बात को जानती है कि आरएसएस जब हिस्ट्री जो है ये कह रही थी कि आपको अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है, तो आरएसएस अंग्रेज के खिलाफ नहीं लड़ी, माफिया मांग रहे थे ये लोग। तो उसके बाद आप देखिए कि महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसमें आरएसएस के ऊपर सवाल खड़े हुए, आरएसएस पे प्रतिबंध लगा। उसके बाद तो आरएसएस रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री थी और आज तक वो उसका बोझ ढो रहे हैं। सरकार बन गई है कॉरपोरेट के गठजोड़ से, लेकिन उसका बोझ आज भी वो ढो रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे दौर आते हैं, केवल अकेले मायावती का सवाल नहीं है। आप देखिएगा राजीव जी कि अगर आप इस दौर में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, मायावती, उड़ीसा के नवीन पटनायक, ये सब लोग इतिहास के गलत तरफ खड़े हुए हैं। बीजेपी की तो अपनी पॉलिटिक्स है एंटी मुस्लिम, और उसकी एक कंस्टिट्यूंसी है। वो तो ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है, लेकिन वो करेंगी। और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कई ऑर्गेनाइजेशंस गई हैं, पॉलिटिकल पार्टियां गई हैं, कांग्रेस के लोग गए। मायावती जी का तो कोई नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, माना कि आप पार्लियामेंट में मायावती नहीं है, तो कांग्रेस के 4 लोगों ने बहुत बेहतरीन भाषण दिए। राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लोकसभा में गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल ने। तो मायावती पार्लियामेंट में नहीं है, तो ठीक है, उसको हम मान सकते हैं कि आप पार्लियामेंट में, आपकी आवाज़ नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुला हुआ आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट में तो कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गया हुआ है, और हम ही लोगों के इंटरव्यू में अभिषेक मनु सिंह भी, जो कांग्रेस के लीगल सेल के प्रेसिडेंट भी हैं, वो कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी भी जाएगी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। कल एक मैं कार्यक्रम में था, उसमें सलमान खुर्शीद थे, वक्फ बिल पे था, वहाँ कांग्रेस के तमाम लोग थे वहाँ पे। तो जमीन पे जो लड़ाई है वक्फ बिल पे, वो कौन लड़ रहा है? वो लड़ाई ट्विटर पर नहीं हो रही है, वो लड़ाई संसद में है, सड़क पर है, कोर्ट में है। सोशल मीडिया पे नहीं है वो लड़ाई। सोशल मीडिया की लड़ाई पे कुछ होना भी नहीं है। तो गलत प्लेटफॉर्म चूज कर रही है, और वो गलत प्लेटफॉर्म, आप कोर्ट जाती नहीं जाती हैं, आप धरने प्रदर्शन करते कि नहीं करते, एक अलग बात है। लेकिन अगर आप रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े होंगे तो आपको समाज और देश लंबे समय तक माफ नहीं करता है। और अगर महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिख रही हैं, तो महबूबा मुफ्ती को चंद्रबाबू नायडू से ही पूछना चाहिए, नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आप तो वहां थे, आपने क्यों वोट किया पक्ष में? क्या जवाब है उनके पास? जवाब होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जेडीयू के लोग भागते नहीं।
वो वीडियो हम लोगों ने देखा, यहाँ पे चलाया भी 2 बार उसको, कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जेडीयू के नेता भाग रहे हैं। तो अगर आपके अंदर दम होता तो आप खड़े होते जी। लॉन्ग टर्म पे। केवल जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कुछ एक कार्यक्रम में मैं भी गया हूँ, केवल उसमें मुस्लिम लोग नहीं जा रहे हैं, उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और वंचित समाज के लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि किसी एक को अकेले नहीं छोड़ना है। ये समाज में एक इनबिल्ट एक समझदारी पैदा हो गई है कि किसी एक को अकेले नहीं छोड़ना है। अगर मुसलमान के खिलाफ है तो सिख भी खड़े, ईसाई भी खड़े, दलित समाज के लोग भी खड़े, ओबीसी के लोग भी खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सरकार आज अगर वक्फ बोर्ड पे लाई है, कल वो रिजर्वेशन के खिलाफ लाएगी, परसों वो ईसाइयों के प्रॉपर्टीज में कब्जा करने की बात करेगी, सिखों को नहीं बख्शेंगे वो। तो ये इसलिए सब एक साथ है। और उसमें अगर कोई भी नेता, मैं केवल अकेले मायावती की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी नेता हैं, अगर वो गलत साइड ऑफ हिस्ट्री हैं तो उनको समाज और देश पनिश करेगा, ये आप मान के चलें। शिवसेना की राजनीति आप देखिए, शिवसेना पक्ष में है, आप देखिए कितना बड़ा उन्होंने एक राजनीतिक फासला तय किया है। क्यों? क्योंकि उनको समझ है कि इस वक्त इतिहास के किस तरफ हमको खड़ा होना है जी। आगे आने वाली जनरेशन हमको कैसे देखेंगी। आज आप ईडी सीबीआई से बच जाएंगे, कल आप कैसे याद किए जाएंगे, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरी बात कि जो अहमदाबाद में हुआ कांग्रेस में, अब वो धीमे धीमे शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज को वो एम्पावर कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कमेटीज का स्वरूप बदल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का स्वरूप बदल रहे हैं। हरियाणा में परसों डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी नहीं बनी, आपस में तकरार में नेताओं की, शकील जी बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बन रही है, उसमें ऑब्जर्वर होंगे, उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग होंगे, उसमें एआईसीसी का नुमाइंदा होगा। एक बड़ा स्वरूप डिस्ट्रिक्ट कमेटीज को दे रहे हैं और उसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात से ही होगा, जहां पे ये अधिवेशन हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपने अपने लेवल पे बड़ी तैयारियां कर रही हैं, नीचे से मजबूत करने पर और नैरेटिव को कंट्रोल करने पर। आप याद कीजिए नैरेटिव की बात, अगर जहां तक बात आती है कि बीजेपी के नेताओं का भाषण याद कीजिए लोकसभा में या राज्यसभा में, एक भी नेता पुख्ता कोई लॉजिक नहीं दे पाया वक्फ बिल के पक्ष में। तो जब आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं उस बिल को, जब आप जो लेकर आए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि साहब हम तो मुस्लिम समाज का हित चाहते हैं, मुस्लिम समाज का हित आप कितना चाहते हैं वो मुसलमान देखता है। जो पार्टी और जिस पार्टी के मुख्यमंत्री और जिस पार्टी के नेता मुसलमानों के बुलडोजर चलाते हैं, उनकी दुकानों पे हमले होते हैं, दलित और ओबीसी समाज के लोगों के घरों पे हमले होते हैं, तलवारें लेकर लोग जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका भला करना चाहते हैं। तो देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं, इन सबको भी देख रही है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल। गुजरात का जिक्र कर रहे थे आप, अभी गुजरात से लौटे हैं उसी महाधिवेशन को कवर करके शकील जी, और इनसे बेहतर और कौन बताएगा कि वहाँ से तो आप लाइव थे शकील जी, बहुत सारी बातें आपने बताई जो उस समय चल रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था ये, और दूसरी चीज़ जो कांग्रेस वहाँ से लेके आई है, कितना हौसला बुलंद है कांग्रेस का, और जो घटनाक्रम बहुत तेजी से हम बदलते हुए देख रहे हैं। मायावती जी का पहला सेंटेंस राहुल पे वार, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या इसके मायने अहमदाबाद जो सम्मेलन हुआ है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, उससे भी इसके तार जुड़े हुए हैं? क्या कुछ और है, जरा बताइए।
केवल तार नहीं जुड़े हैं, ये ट्वीट उसी का इम्पैक्ट है। और ये जो है सीधे सीधे बीजेपी ने मायावती जी से करवाया है। राहुल का वहां पे जो मैसेज है और वो मैसेज आज कांग्रेस ने दिया, उससे घबरा के ये मायावती जी से ये कहलवाया जा रहा है कि मुस्लिम आक्रोश में है। उनसे किसने कह दिया कि मुस्लिम आक्रोश में है? उन्हें कहाँ दिख गया कि मुस्लिम आक्रोश में है? उन्होंने तो खुद कहा था अभी लोकसभा चुनाव हारने के बाद कि मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया। उससे पहले विधानसभा में ही मुसलमानों के खिलाफ बोल चुकी थी। अब उन्हें कैसे मालूम पड़ जाता है कि मुस्लिम आक्रोश में है और इंडिया गठबंधन में बेचैनी है? इंडिया गठबंधन में शामिल होने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, जबकि इस तरफ से सबने कोशिश की थी। राहुल ने कहा कि अगर वो साथ में होती तो मोदी जी नहीं जीत सकते थे। आज वो कह रही है कि इंडिया गठबंधन में बेचैनी है। तो मायावती जी अब जो कुछ भी बोलती हैं, कहती हैं, ये सबकी समझ में आ गया है वो बीजेपी के कहने से बोलती हैं, और इसीलिए लगातार उनके समर्थक उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। मायावती जी का एक व्यक्तित्व था, एक पार्टी थी, एक असर था, लेकिन वो जब तक वो खुद बोलती थी, उनके लोग जो है सड़क पे ये नारे लगाते थे, चढ़ गुंडन की छाती पे, मोहर लगाना हाथी पे। इतना आत्मबल उनमें आ गया था, वो कॉन्फिडेंस का लेवल था। और आज हालत क्या है कि आज दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मायावती के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, बोल ही नहीं सकती है वो। आपने अभी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी गए और जाने से पहले खबर चलाई गई कि 50वां दौरा। वाह साहब वाह, बहुत बड़ी बात है, दौरे गिने जा रहे हैं उनके वाराणसी के, चलिए गिन लीजिए। लेकिन यहां से लेके गए थे वो विकास का एजेंडा, विकास का नैरेटिव, लेकिन वहां जाके उन्हें मालूम पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि उस पर बोलना पड़ेगा। और वहां उन्होंने वाराणसी में सामूहिक बलात्कार के ऊपर बोला। अभी कुछ दिन पहले वहां BHU में लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और वो लोग बीजेपी के निकले। वो वहां से बलात्कार करके मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में चले गए, मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था, और जब वापस आए वो वहां से, उनकी बेल हुई, तो उसके बाद हार फूल पहना के उनका स्वागत हुआ। तो जब वहां पे जो सरकार है यूपी की, वो पुलिस का उपयोग इसलिए करेगी कि पुलिस वाले ये बोले कि अगर आप नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे तो रंग तो डाला जाएगा, आप निकले या ना निकले घर में पढ़ लीजिए आप, लेकिन छत पे मत पढ़िए, सड़क पे मत आइए। तो वहां पे पुलिस के लिए ये बड़ी सुविधा है कि वो इन सब चीजों में उलझी रहे और यही सब करती रहे। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज यूपी में इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री को ये बात बोलना पड़ी। दूसरी बात, अहमदाबाद की आपने बात की है। अहमदाबाद का अधिवेशन कांग्रेस का बहुत सफल अधिवेशन रहा, और साथ में अब बदली हुई कांग्रेस नजर आ रही है। वहां से आते ही आज सुबह कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटियों के ओरिएंटेशन का प्रोग्राम दे दिया, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का प्रोग्राम दे दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एक टूटी हुई लिंक थी जिसको कांग्रेस ने वापस जोड़ा है। जिला कांग्रेस कमेटियों के सम्मेलन होंगे, उसके लिए टाइम बाउंड समयबद्ध कार्यक्रम दे दिया गया है। गुजरात का उन्होंने स्पेशली अभी जो है वहां के लिए नेशनल ऑब्जर्वर अलग बनाए गए हैं और प्रदेश के ऑब्जर्वर अलग बनाए गए हैं, और हर जिले में काम करने के लिए उससे पहले एक मीटिंग जो है वहां पे अरावली डिस्ट्रिक्ट में बुला ली गई, जो प्रदेश भर की एक डिस्ट्रिक्ट की एक मीटिंग होगी जहां पे ये सारे ऑब्जर्वर जाएंगे, नेशनल भी, प्रदेश के भी, और सारे जो राज्य के नेता हैं वो भी। तो कांग्रेस जो है संगठन के काम में अब लग गई है पूरी तरह, और संगठन का काम ये उस लेवल का है जो इससे पहले राजीव गांधी शुरू कर चुके थे, ओरिएंटेशन कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि वर्धा में इन्होंने एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोला है। वर्धा में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को ग्रुपों में भेजा जा रहा है। वर्धा के अलावा दूसरी और भी जगह शुरू किया जा रहा है इसको,
जहां कांग्रेस के इतिहास से लेके संगठन को किस तरह काम करना चाहिए, नए लोगों को किस तरह जोड़ना चाहिए, हमारे समर्थकों को किस तरह कार्यकर्ता बनाया जाना चाहिए, इन सब की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी जो अभी तक नहीं हो रही थी। तो अहमदाबाद सम्मेलन इस मामले में सफल रहा कि वहां से आने के बाद कांग्रेस काम में लग गई है। दूसरी बात जो आप ये कह रहे थे कि बिहार की, देखिए बिहार के बारे में वहां बहुत बातें हुई और कांग्रेस वहां को लेके बहुत आशावादी है। बिहार में जो है गठबंधन में जाके चुनाव लड़ेगी, ये उसने तय कर लिया है। दूसरी बात उसने ये तय कर लिया है कि जो सीटें जीतने लायक होंगी वहीं पे वो लड़ेगी। इस बार पहले की तरह वो ज्यादा सीटों पे अड़ने की कोशिश नहीं करेगी। उसका एकमात्र लक्ष्य है कि मोदी जी को इस विधानसभा चुनाव में हराना। हरियाणा की हार, फिर महाराष्ट्र की हार ने जो लोकसभा की जीत थी उसकी जो चमक थी वो फीकी कर दी थी। लोकसभा की जीत बहुत महत्वपूर्ण थी, 240 पे रोकना यानी कि बहुमत नहीं लाने देना। 2 बार से बहुमत में सरकार थी जो उस सरकार को बहुमत से पीछे ले आई, लेकिन वो हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत सारे कारण है, वो अलग बात है, उस बार हम लोग बात कर चुके हैं तफसील से। लेकिन अब जो भी स्थितियां हैं वो स्थितियां रहेंगी जब तक मोदी जी है। चुनाव आयोग भी ऐसी रहेगा, ईवीएम भी ऐसे रहेगा, वोटर लिस्टें भी ऐसी रहेंगी। उनका इलाज फिलहाल करने की किसी की कोई तरीका है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कुछ करे वो एक अलग बात है। तो ऐसी स्थिति में कितनी ताकत से चुनाव लड़ सकता है विपक्ष, यही उसके पास एक ताकत है। तो वो कांग्रेस ने तय किया है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर बिहार में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और अभी राहुल गांधी के और कार्यक्रम और मल्लिकार्जुन खड़गे के और कार्यक्रम वहां पे दिए जा रहे हैं। जी राजीव जी। जी हमारे साथ गर्ग साहब जुड़ गए हैं। श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं गर्ग साहब। बहुत सारी खबरें अलग अलग हैं, लेकिन तार जो हैं वो एक ही जगह से जुड़ रहे हैं और वह है वक्फ संशोधन कानून। उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में परेशानियां तो हैं। मायावती जी भी आज निकल के बाहर आ गई हैं, वो भी राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं। महबूबा मुफ्ती धन्यवाद के लिए चिट्ठी लिख रही हैं ममता बनर्जी को, एमके स्टालिन को, इन तमाम नेताओं को। और उसके अलावा उधर बिहार में ईबीसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये सब कुछ है। और बिहार चुनाव, और इससे पहले इसी सप्ताह आपने देखा कि कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ गुजरात में। गुजरात को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। गुजरात के अधिवेशन से ही आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, जिस पर चूंकि शकील जी अभी उस कार्यक्रम को कवर करके लौटे हैं तो ये अपना ब्यौरा दे रहे थे। आपसे समझना चाहता हूं कि गुजरात कितना मायने रखता है कांग्रेस के इस अधिवेशन जिसका समापन वहां हो गया, और यहां से कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है बिहार के लिहाज से दूसरे राज्यों के जो चुनाव होंगे उसके बाद। और तीसरी बात इसके साथ साथ जब मायावती जी पे आएंगे तो उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि मायावती जी को अब राहुल गांधी पे दूसरी बार उन्होंने हमला किया है अभी पिछले दिनों, लगातार महीने भर के अंदर। इसके क्या मायने हैं? देखिए, गुजरात का जो अधिवेशन था वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि गांधी जी के अध्यक्ष बनने के 100वें साल पर और सरदार पटेल की 150वीं जन्मशती के अवसर पर वहाँ किया। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि पिछली बार जब राहुल गांधी गए थे वहाँ, तब उन्होंने 3 चीज़ों की घोषणा की थी। पहली चीज़ उन्होंने ये की थी कि जिस पर काफ़ी तालियां बटोरी गई थी कि कांग्रेस में जो बीजेपी के लोग हैं या स्लीपर सेल्स हैं या गुजरात को उन्होंने निशाना बनाया था, तो उसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 150 लोगों को निकाला जाएगा या निकाल दिया जाएगा। दूसरा ये उन्होंने कहा था कि हम मोदी और शाह के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं और गुजरात में जीत कर दिखाएंगे। और तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हम कांग्रेस को एक संगठन के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं जो आगे के 40-50 सालों तक के लिए काम करे।
हमको चुनाव पर ज़्यादा फोकस नहीं है। अब मुझे जो शकील साहब, चौथी चीज़ जो बिहार को लेकर जो शकील साहब ने कही, जो वहाँ ऊपरी तौर पर नज़र नहीं आई और वो अंदरूनी बात बता रहे होंगे शकील साहब की कांग्रेस केवल जीतने वाली सीटों पर लड़ेगी वहाँ पर, और तो इसका मतलब है कि तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। अभी तो इस तरह का कोई नज़र आ नहीं रहा है कि तेजस्वी के साथ कोई डायलॉग बना हो या बन रहा है। रैलियाँ चल रही हैं, अलग अलग चल रही हैं, शक्ति प्रदर्शन अलग अलग चल रहा है। जो एक चीज उभर कर आई है कि इंडिया ब्लॉक के प्रति एक प्रतिबद्धता दिखाई है गुजरात में फिर से। जो ये बात चल रही थी कि इंडिया ब्लॉक समाप्त हो गया है या समाप्त हो जाएगा, और वक्फ बिल के दौरान जैसा खड़गे जी ने भी कहा कि इंडिया ब्लॉक की राज्यसभा में 81 स्ट्रेंथ है, उसके मुकाबले 97 वोट मिले, तो ऐसा लगता है कि कुछ इंडिया ब्लॉक में कुछ नए सिरे से रीअलाइनमेंट हो सकता है, जो कि संभावित लगता है। तो वो एक पॉजिटिव साइन में गुजरात का मानना। देखिए, कुल मिलाकर राजीव जी जो मुद्दा है वो ये है कि बिहार में क्या होता है। कांग्रेस का पूरा जो ताकत है वो बिहार से प्रकट होगी, क्योंकि गुजरात का चुनाव तो 2027 में है और शक्ति सिंह गोहिल को ही फिर से वहाँ पूरी की पूरी कमान दी। ये खड़गे साहब ने उनसे कहा कि शक्ति सिंह तुम आगे बढ़ो वगैरह वगैरह उन्होंने कहा जी। इस समय पूरा का पूरा जोर जो है वो 4 राज्यों पर है या 3 राज्यों पर है। उसमें सबसे बड़ा है बिहार का, उसके बाद अगले साल केरल का और तमिलनाडु का, और फिर 27 में अगर कहें तो गुजरात का है। उत्तर प्रदेश का तो खैर है ही 27 में, बड़ा बड़ा चुनाव है 27 में उत्तर प्रदेश का। तो मुझे लगता है कि गुजरात का जो मैसेज है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। क्लियर का मतलब ये कि वहां से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज को पावरफुल बनाने की जो आवाज निकली और उस दिशा में उनको एम्पावर करने की शुरुआत भी हो गई है, उनको पावर्स भी दे दिए गए हैं। और इस बीच ये बहस भी चल निकली है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पावर्स देने से क्या जो विधायक दल का नेता है उसके पावर्स कमज़ोर हो जाएंगे या स्टेट प्रेसिडेंट के पावर्स कमज़ोर होंगे। ये कांग्रेस के अंदर एक बहस अलग किस्म की चल निकली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात का क्या मैसेज है, अल्टीमेटली क्या है, उसका क्या निचोड़ है प्रस्तावों के अलावा, वो थोड़ा सा अभी उसको क्रिस्टलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उसको लेकर कोई जंप नहीं करना चाहता कि गुजरात के सम्मेलन से कोई बहुत बड़ी कांग्रेस में क्रांति होने जा रही है। मैं थोड़ा सा इस मामले में शकील साहब अगर कुछ ज़्यादा बताएंगे तो उससे समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। हालांकि जो हुआ वो एक शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से मोदी और शाह के गढ़ में जाकर सम्मेलन करना अपने आप में बड़ी बात है, और उससे कांग्रेस नए सिरे से वहाँ जिंदा होगी। कांग्रेस जो है गुजरात में पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी और इस सम्मेलन के बाद काफ़ी मजबूत होना चाहिए। जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी वापसी होना चाहिए, नए लोगों को जुड़ना चाहिए और जिलों में एक नई कांग्रेस का जन्म होना चाहिए जी। वहाँ डर असल में इतना ज़्यादा है ये सरकार का, और दिल्ली से भी काफ़ी डर है कि वहाँ कांग्रेस को किस तरह से काम करने देंगे, नहीं करने देंगे। वहाँ के जो
फंड्स की बात है, पैसे की बात है, रिसोर्सेज की बात है, पुलिस की बात है, तो उससे कैसे मुकाबला किया जाए। आपने जो एक बात कही मायावती को लेकर और आपने महबूबा मुफ्ती को लेकर कही, वक्फ बिल को लेकर कही, देखिए वक्फ बिल को लेकर तो जो विरोध शुरू हो गया है, राजस्थान में भी हमने देखा विरोध शुरू हुआ है। ये ओवैसी की पार्टी के लोगों ने शुरू किया है। वहाँ बड़ा विरोध तो हमको मुर्शिदाबाद में दिखा, बंगाल में। अब मुर्शिदाबाद तो क्या है, मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है और बंगाल में 30% मुस्लिम हैं जी। और ये जो मुस्लिम हैं ये मोटे तौर पर ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं हैं। तो ममता बनर्जी ने जैसे गेंद डाल दी है कि बीजेपी के पाले में डाल दी है कि ये तो बीजेपी ने किया है, तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है ममता बनर्जी ने। अब ममता बनर्जी जो खेल खेलना चाहती हैं वहाँ, वो ये खेलना चाहती हैं कि वो वहाँ के 70% हिंदू आबादी का समर्थन नहीं खोना चाहती हैं और साथ ही मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की नाराजगी का भी सामना करना चाहती है। अब वो दो नावों पर सवार होकर कैसे बंगाल में शासन करेंगी और कैसे इसको कंटेन करेंगी, पूरे के पूरे वक्त को लेकर जो आगे चलकर बंगाल के और इलाकों में बढ़ सकता है। और अगर वो हिंसा का उपयोग करती हैं, स्टेट वायलेंस का उपयोग करती हैं, तो उसकी क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि केंद्र सरकार एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में तो है कि बंगाल में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो उस स्थिति में बंगाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो मैं ये जो ममता बनर्जी का रोल है उसको वक्त के पक्ष में नहीं मानता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि वक्त कानून को राज्य में नहीं लागू करेंगी, उन्होंने ये कहा है जी। उन्होंने ये कहा है कि वक्फ कानून को राज्य में लागू नहीं करेंगे। ममता बनर्जी बहुत ही राजनीतिक पूर्ण तरीके से पूरे मामले पर चलना चाहती है, क्योंकि वहाँ चुनाव है अगले साल और उन चुनाव में ममता बनर्जी को एक भारी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जो एक नया गठबंधन वहाँ जो तैयार हो रहा है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला कम कर दिया है। वो बीजेपी और सीपीएम पर कर रही हैं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रही है। आपने एक मुद्दा उठाया है मायावती का और महबूबा मुफ्ती का जी। मेरा ऐसा मानना है राजीव जी की मायावती की जो पॉलिटिक्स है वो मैं उसको बहुत प्रभावी अब नहीं मानता हूँ। मैं उनको जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही हैं, कांग्रेस पर भी हमला कर रही हैं, बीजेपी पर भी हमला कर रही हैं, समाजवादी पार्टी पर भी हमला कर रही हैं। एक अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, ये जो आगरा में पूरा का पूरा मामला हुआ, और उस अपॉर्चुनिटी के जरिए वो जो पूरा का पूरा दलित और पिछड़ा वर्ग और तमाम लोग जो पीएसपी से छिटक गए हैं, वो अगर जो वहाँ आगरा में हुआ रामजीलाल सुमन के को लेकर उनके पक्ष में अगर खड़ी होती या जो हो रही है हिंसा उसका विरोध करती, तो हमको समझ में आता कि वो मायावती कोई राजनीति करना चाहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती उसी ढलान पर है राजनीति की जिस तरफ नीतीश कुमार बिहार में है। इसलिए मैं कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की भूमिका को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता नहीं हूँ। उनका काफ़ी वोट जो है लोकसभा चुनाव में खिसक गया और उसके पहले विधानसभा चुनाव में खिसक चुका है।
तो अब जो उनके पास 8-9% वोट बचा है, वोट शेयर बचा है, वो कितने समय अब उनके साथ टिकेगा? 2 साल वो कैसे टिका पाएंगी, ये मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा पोलराइज हो गया है पूरा का पूरा यूपी में इलेक्टोरल सीन। दूसरा, महबूबा मुफ्ती के बारे में आपने कहा कि वो वक्त को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी और धन्यवाद दिया। देखिए, महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर की राजनीति में या नेशनल पॉलिटिक्स में कोई बहुत, मतलब जो जिस तरह से अभी चुनाव के नतीजे आए, लोकसभा के नतीजे आए, विधानसभा के जो नतीजे आए चुनाव के, तो मुझे नहीं लगता कि महबूबा मुफ्ती को, मतलब वो कुछ एक ग्राउंड वैली में फिर से गेन करने की कोशिश कर रही हैं। वक्फ बिल के जरिए अगर वो करना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला ने भी कोई वक्फ बिल का समर्थन तो किया नहीं है कि वो उन्होंने समर्थन किया हो। उन्होंने तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रहार बताया है। तो ये एक घाटी में आपस की लड़ाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच की, कि वो वहाँ का जो मुस्लिम मतदाता है उसको किस तरह से आपस में बांटना चाहते हैं। कुल मिलाकर मुद्दा ये है राजीव जी, जिसकी तरफ हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, कि 2029 की राजनीति किस तरफ जा रही है, और 2029 में जब चुनाव होंगे तब बीजेपी का नेतृत्व कौन कर रहा होगा और तब तक बीजेपी किस स्थिति में होगी। तो क्या बीजेपी ने जो तैयारी शुरू की है अभी, क्या हम उसको देख पा रहे हैं क्या कि बीजेपी 2029 की तैयारी कर रही है, और ये तमाम चीज़ें जो है उसका तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ उसका गठबंधन, अपने आदमी को हटा देना अध्यक्ष पद से, और एआईडीएमके से बीजेपी में जो आदमी आया था उसको अध्यक्ष बना देना पार्टी का, एक नई किस्म की राजनीति चल रही है। और उस राजनीति में कांग्रेस कहाँ है और इंडिया ब्लॉक कहाँ है, वो थोड़ा सा मैं अभी कुछ इस तरह की फ्रूट सिचुएशन है कि गुजरात से उसका कोई इशारा मिला नहीं कि वो कैसे पूरी की पूरी लड़ाई को राहुल गांधी नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। कुछ ऐसा लगा कि वो गुजरात तक फोकस कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा कि वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। कई मिक्स सिग्नल्स गुजरात से प्रकट हुए। हम ये सोच रहे थे कि गुजरात से कुछ ऐसी चीज़ निकलेगी जो नेशनल लेवल पर इको करेगी, नेशनल लेवल पर हेडलाइंस बनाएगी। अब हो सकता है मेरे समझने में थोड़ी कमजोरी रही हो, तो मैं, आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। जी जी जी, आता हूँ आपके पास। बहुत सारी बातें और इन बातों पे से देश की सियासत किस दिशा में जा रही है उसको समझा जा सकता है। दोस्तों, हम लोग इस विश्लेषण में अलग अलग नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा एक ही है। देश की सियासत में एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है। विपक्ष जो है वो कैसे धीरे धीरे मजबूती ग्रहण कर रहा है, कैसे वो मजबूती की ओर बढ़ रहा है, उसका बहुत छोटा धुंधली सी उसकी आपको आकृति नजर आ रही होगी, लेकिन ये पिक्चर धीरे धीरे आपके सामने क्लियर तब होगा, जैसे गर्ग साहब कह रहे थे कि बिहार चुनाव के बाद बहुत कुछ क्लियर होते हुए आप देखेंगे। और उसमें खासकर मायावती का चेहरा, चाहे उधर पीडीपी की बात हम कर रहे हैं, यानी महबूबा मुफ्ती की बात भी कर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उनकी चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? मुर्शिदाबाद में लगातार वक्फ कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसके क्या मायने हैं, और क्या सिर्फ मुर्शिदाबाद है देश में? कल 13 तारीख है, कल ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो भी है। बहुत कुछ अलग अलग ढंग से देखने को मिलेगा। क्या वक्फ बिल के सहारे या इसके बहाने राजनीति दूसरी दिशा में जाएगी, ये सब भी है। जरा एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा आमलेदू जी आपसे, फिर आगे बढ़ते हैं इन तमाम मसलों पे।
ये निश्चित तौर पर देश की राजनीति करवट तो ले रही है, वो करवट किस दिशा में लेती है, ऊंट किस करवट बढ़ता है, आने वाले समय में और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वक्फ बिल लेकर आई थी राजीव जी, सोचा यह था कि इसके जरिए समाज में ध्रुवीकरण कर लिया जाएगा। उसमें जो उसका वो लक्ष्य था, वो लक्ष्य यहाँ से हासिल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरा लक्ष्य तो हासिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जमीनों पर कब्जे करने, तो जमीनों पर कब्जे करने के लिए कानून बन गया, तो जमीनों पर कब्जे तो कर लिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ जमीनों पर कब्जा करना ही उसका उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य ये भी था कि समाज में ध्रुवीकरण किया जाए और उसका फिर फायदा उठाया जाए, ये बताया जाए अपने मतदाता वर्ग को, खासतौर से उनका जो मतदाता वर्ग है, कि देखो मोदी जी ने मुसलमानों को ठीक कर दिया, चूड़ी टाइट कर दी। तो जो चूड़ी टाइट करने का संदेश देकर जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश थी, उसमें कामयाब होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और एक तरीके से कहा जाए कि बैकफुट पर ही नजर आ रही है। कोई नहीं कह रहा कि साहब वक्फ बिल के मुसलमानों को ठीक करने के लिए लाया गया, जब कहा जा रहा है कि साहब मुसलमानों के हितैषी हैं मोदी जी और इसलिए लेकर आए। तो भाई अगर आपको मुसलमानों का इतना हितैषी बनना है तो फिर हिंदुओं के हितैषी भी कब बनोगे, ये भी सवाल उठता है। फिर तो हिंदुओं के लिए भी, तो इसका मतलब राजीव जी अगर मुसलमानों के हितैषी हैं तो हिंदुओं के हितैषी जब बनेंगे तो हिंदुओं की जमीनों पर भी कब्जे किए जाएंगे। तो उसकी रूपरेखा एक तरीके से तैयार हो रही है। लेकिन जो कांग्रेस का अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ, उसमें बहुत सारी बातें आई भी राजीव जी, और सांगठनिक स्तर पे जो बदलाव करने की बात कही गई तो अच्छी बात हुई। लेकिन जो अभी नई नियुक्तियां हुई हैं उससे कुछ ऐसा प्रतीत होता नहीं है कि संगठन में जो बदलाव की बात हो रही है वो कुछ सार्थक दिशा में कुछ दिखाई पड़ती हो। क्योंकि जो नियुक्तियां हुई हैं, हालांकि उनका अंदर का मसला है कि किसको नियुक्त करें क्या नहीं करें, लेकिन जब आप नियुक्त करते हैं तो आपका पदाधिकारी जब बन जाता है तो उसकी भी जब चर्चा होती है तो फिर ये भी देखा जाता है कि आपने किस स्तर के लोगों को क्या बनाया है। तो अब इसको लेकर बहुत सारी बातें जो हो रही हैं कि संगठन मजबूत करना ठीक है, नए लोगों को बढ़ावा देना है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन नए लोगों को बढ़ावा देना और संगठन मजबूत करना, दोनों बातों के जरिए क्या मजबूत लोगों को अभी आगे बढ़ाया जाना, ये भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये उनकी अंदरूनी चीजें हैं कि उसको उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो जाहिर बात है अपनी पार्टी चला रहे हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझते होंगे किस आदमी से उन्हें क्या काम लेना है और किस हद तक जाकर काम लेना है, और एक लंबा समय तय करके उनको काम लेना है। जैसा कहा गया कि 50 साल तक जो है कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता और संगठन तैयार किया जाएगा। तो जाहिर बात है कि 50 साल तक अगर काम लेना है तो 25 साल के लड़कों से ही फिर अभी शुरुआत की जाएगी, जो आगे 50 साल तक काम करें, 75 साल तक होते हुए। तो अच्छी बात है, लड़कों को आगे बढ़ाया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपको नए और पुरानों के बीच में बैलेंस बनाकर भी चलना है। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में जो बैलेंस और तादाद में है, उसी तरीके का आपका बाकी संगठन में भी दिखाई देना चाहिए और वो होना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो केमिस्ट्री है, अगर यही केमिस्ट्री आपके बाकी नेताओं के बीच भी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आपका संगठन मजबूत हो जाएगा। तो जो आप ऊपर सोच रहे हैं वो नीचे भी लागू होगा। तो कुल मिला के राजीव जी ये कहा जा सकता है, दूसरा इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन की अहमदाबाद के तुरंत बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम लोग थे वो डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर, और वहां बताया गया कि इंडिया गठबंधन की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यही कहा गया कि इंडिया गठबंधन की है। तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन भी है। अब वो उसका क्या स्वरूप होगा, किन राज्यों में क्या होगा, वो आगे आने वाले समय बहुत कुछ हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार के चुनाव के बाद बहुत कुछ हमको राजनीति, देश की राजनीति में जो है बदलाव देखने को और ज्यादा मिलेंगे। एक तो यही तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति आगे चलनी है कि नहीं चलनी है, और अगर नीतीश कुमार देश की राजनीति से माइनस होते हैं राजनीति, उसके बाद देखना होगा कि देश की राजनीति क्या करवट बदलती है। जी, बिहार का जिक्र आप कर रहे थे, जरा प्रोफेसर रविकांत जी, बिहार पे ही आना चाहता हूं आप तमाम साथियों के बीच, और उसमें भी नीतीश कुमार को लेकर क्या कोई साजिश रची जा रही है? ये खबर भी थोड़ी सुगबुगाहट के साथ चल रही है कि नीतीश बाबू को बिल्कुल आउट करने का प्लान है। चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे, जैसे राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, इन लोगों को डिफेम किया गया, राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया, सोनिया गांधी को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, और लगातार संघ ने, बीजेपी ने एक साजिशन ये किया। राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा में तो ये इसका जिक्र भी किया था कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके मुझे पप्पू बनाने की साजिश रची गई। लेकिन क्या बिहार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है नीतीश कुमार के साथ? थोड़ा सा इस पे भी बात होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि 6 महीने बाद अगर हम लोग ये सुने कि नीतीश कुमार इस बार न गठबंधन में हैं न एनडीए में हैं, अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब नीतीश बाबू के साथ कितने उनके साथी रहेंगे ये अलग बात है, हो सकता है वो अकेले रह जाए, लेकिन पार्टी उनके साथ है उस लिहाज से भी। तो आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ऐसी सुगबुगाहट हो ना हो,
साजिशन, ऐसा सब चल सकता है क्या? देखिए राजीव जी, इस बात को तेजस्वी यादव ने भली भांति समझ लिया है और इसलिए वो अभी जो प्रचार में या जो सभाएं कर रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे हैं। उनकी जो भाषा है, जो आपने शुरू में दिखाया कि खटारा में कौन सफर करना चाहेगा, नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, ये वो बात कह रहे हैं। और उनकी मानसिक दशा कई बार वो जो दिखाई दी कि वो कभी मोदी जी के पैर छू रहे हैं, कभी किसी और के, कभी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही हाथ पैर जोड़ रहे हैं, ये दिखाता है कि नीतीश कुमार अब पूरे तरीके से तो स्वस्थ नहीं है। हो सकता है कि बीच बीच में कभी उनकी इस तरह की स्थितियां बन जाती हों। इसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी के लंबे समय से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की योजना है। उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ लालू प्रसाद यादव, कभी वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, कभी अलग अलग लड़ते थे, तो बीजेपी की दाल नहीं गल रही थी। इस बार बीजेपी ने जेडीयू को अंदर से ही खोखला कर दिया। संजय झा और लल्लन सिंह, दो बड़े नेता जेडीयू के, वो पूरे तरीके से बीजेपी के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। वो जेडीयू के नेता हैं या नीतीश कुमार को वो नेता मानते हैं, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। लल्लन सिंह तो मोदी महिमा का गान कर रहे हैं, तो जिन्हें अपने नेता की बात करनी चाहिए वो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी शायद इस बात को समझ रहे हैं कि अब उनकी पार्टी के भीतर वो मजबूती नहीं बची है जो कभी हुआ करती थी, इसलिए वो भी अब बहुत स्लो मोशन में काम कर रहे हैं। तो आपकी जो आशंका है कि क्या नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे, मुझे लगता है कि अकेले भले ही न रहें लेकिन किसी काम के नहीं रहेंगे। बीजेपी हो सकता है कि उन्हें अपने साथ रखे और अगर अब वो अकेला भी कर देती है तो उन्हें अब कोई चिंता नहीं है। नीतीश कुमार अब डैमेज नहीं कर सकते और उसके मूल वजह है जो वक्फ बोर्ड कानून आया, इस पर नीतीश कुमार ने जो स्टैंड लिया, उसने नीतीश कुमार की पूरी राजनीति को एक तरह से ध्वस्त कर दिया। अब बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है कि वो नीतीश कुमार के लिए मजबूर नहीं है कि नहीं उनको साथ में लेकर के चुनाव ही लड़ना है, तो वो अलग भी कर दें तो नीतीश कुमार अब कुल मिलाकर के उनकी बहुत हैसियत ऐसी नहीं है कि जिससे बीजेपी को कोई नुकसान हो। हाँ, इससे एक चीज जरूर हुई है कि इससे आरजेडी को फायदा हुआ है, कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है और बीजेपी यही चाहती है कि इलेक्शन दो ध्रुवीय हो जाए और दो ध्रुवीय इलेक्शन में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं माइनस नीतीश कुमार, उनको लेकर के वो फाइट करे और उसे स्वतंत्र रूप से सरकार में आने का मौका मिले। ये बीजेपी की इसी सोच पर वो काम कर रही है। लेकिन बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जमीनी परिस्थितियां हैं, वो पिछले 15 दिन के भीतर बदल गई हैं। तेजस्वी यादव पिछले इलेक्शन में भी सबसे बड़ी पार्टी थे, मेहनत उन्होंने की थी और लोगों का रुझान उनकी तरफ है। नीतीश कुमार के कमजोर होने से और वक्फ बोर्ड पर विरोध करने से तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी हो गया है, वो मजबूत हो गए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि नीतीश का सारा फायदा तो तेजस्वी यादव को, कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी को। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि बीजेपी उन्हें अलग नहीं करेगी, उनको साथ लेकर के चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार को इतना बौना और इतना कमजोर कर देगी कि नीतीश कुमार की किसी बात को सुनने की, किसी बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत बीजेपी को नहीं हो। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इसका एक बड़ा फायदा तेजस्वी को मिला है। तो जहां अभी ये दिख रहा था कि बीजेपी अलायंस और
कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के अलायंस में एक जोरदार टक्कर होनी है। अब मुझे लगता है कि पलड़ा थोड़ा आरजेडी के पक्ष में झुका हुआ है, झुक गया है। पिछले 15-20 दिन की राजनीति में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अगर मिलकर के चुनाव लड़ती है, अभी इसमें भी खेल होने जा रहा है। बीजेपी ये चाहेगी कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, वहां अभी कंफ्यूजन क्रिएट की जाएगी। लेकिन अच्छा है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के वो कह चुके हैं कि नहीं, हम तो साथ में लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी की तरफ से अभी इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश होगी आरजेडी और कांग्रेस के बीच। अगर दोनों मिलकर के लड़ते हैं तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी इतनी बड़ी चुनौती नहीं दे पाएगी कि वो इन दोनों को हरा करके और सत्ता में पहुंच जाए। अब ऐसा नहीं लगता राजीव। अगले महीने इंडिया गठबंधन की बैठक है इसी मसले पे, मई महीने में पटना में, और इस धुंध को ख़त्म करने के लिए ही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे बता ही दिया गया था, इंडिया की कांग्रेस की तरफ से बिहार इकाई ने बता दिया था कि हम लोग साथ लड़ेंगे। और दूसरा है कि ये अगले महीने बैठक कर रहे हैं और उसमें इसको और भी क्लियर कर देंगे कि हम साथ साथ हैं, साथ लड़ेंगे। और ये साफ दिखता है। बाकी तो राजनीति में कुछ भी संभव है जो आप कह रहे हैं। ज़रा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, मैं जो बात कर रहा हूं बिहार की सियासत में, और उसमें भी नीतीश कुमार को बीजेपी आखिर अगर एक मिनट के लिए सोच ले कि अलग करना चाहती है, तो बीजेपी को नीतीश कुमार को अलग करके क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? और अगर अलग करती है तो बीजेपी क्या अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, या चिराग पासवान जैसे नेता को साथ में रखेगी, क्योंकि चिराग पासवान अभी भी हैं एनडीए में, साथ में रखेगी, ये साथ साथ लड़ेंगे? क्या कुछ दिखता है आपको? और खासकर नीतीश बाबू का रोल, चाहे आइदर इनके साथ और इसके बाहर। अनम्यूट कीजिए प्लीज। देखिए, नीतीश कुमार की जो आप बात कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू अब सामाजिक न्याय वाली पार्टी नहीं है। जेडीयू अब हिंदुत्व वाली पार्टी है। उसका वास्तविक नेतृत्व अब सवर्णों के हाथ में है। नीतीश कुमार की स्थिति हम लोग देख रहे हैं। अभी प्रोफेसर रविकांत जी ने नाम ले दिए उन लोगों के कि पार्टी चला कौन रहा है। तो अब वो सोशल जस्टिस की पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार ने 2-3 बड़ी स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूंसीज बनाई और उसमें पसमानदा मुस्लिम, तो पसमानदा महाज के जो नेता थे जिनके सहारे नीतीश कुमार ये काम कर रहे थे, वो अब अली अनवर साहब वो कांग्रेस में है। अब उसके बाद महादलित, अति पिछड़ा, ये जो सारी कंस्टिट्यूंसीज हैं, अभी तक ऐसा कोई अपवाद नहीं कि इन लोगों ने नीतीश कुमार को वोट न दिया हो। लेकिन इस बार नीतीश कुमार क्योंकि कमजोर है और पार्टी का कैरेक्टर ही बदल गया, पार्टी का चरित्र बदल गया। ललन सिंह का आप भाषण याद कीजिए लोकसभा में वक्फ बिल पे, जिसने भी सुना होगा, कौन ये मानेगा कि ये सेकुलर पार्टी है? कौन ये मानेगा कि ये जेडीयू जो है अब बीजेपी में वैचारिक रूप से समाहित नहीं हो गई है? तो उनका तो भाषण बीजेपी के नेताओं से ज्यादा प्रभावी था वक्त के पक्ष में। दूसरा, तेजस्वी यादव बहुत लंबे समय से और अब बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आरजेडी को एमवाई वाले टैग से बाहर ला रहे हैं और उसमें वो अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज को लीडरशिप पैदा करके पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं और वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात अलग है कि जो पसमानदा मुसलमान का जो नेतृत्व है, वहाँ पे जो डिबेट उन्होंने चालू की है, वो अब कांग्रेस के साथ है। लेकिन जो अति पिछड़ा और महादलित है, उसको तेजस्वी यादव बहुत इफेक्टिवली एड्रेस कर रहे हैं। और वो आरजेडी की जो एक ट्रेडिशनल इमेज बताई जाती थी कि एमवाई मुस्लिम यादव,
उससे वो काफी आगे उसको ले जा चुके हैं ऑलरेडी। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि कैसे उनके गठबंधन थे, और इस बार तो उस पर वो काम कर रहे हैं। जो रिपोर्टें वहां से मिलती हैं, जो उनके बयानों से समझ में आता है, उसमें वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार अब बिहार के चुनाव में फैक्टर नहीं है। वो गर्ग साहब ने बताया था डिमेलो, तो वो डिमेलो हैं। तो इसलिए मुझे कोई बहुत उम्मीद उनमें नजर नहीं आती अब वो कि कैसे एडवांटेज कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन उठाता है। दूसरे ये महागठबंधन की एकता की जो बात है, देखिए ये अलग अलग पार्टियां हैं, वैचारिक रूप से साथ है, चाहे वो CPI-ML हो, चाहे वो RJD हो या फिर कांग्रेस हो, लगभग एक प्लेटफॉर्म पे वैचारिक रूप से। तो और थोड़ी बहुत पोस्टरिंग सीटों के तालमेल के लिए सब पार्टियां करती हैं, वो पोस्टरिंग होगी। आप याद कीजिए कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले ये जो मीडिया है हिंदू मुसलमान वाला, ये रोज महाविकास अघाड़ी में फूट पैदा करता था। चुनाव लड़े ना वो लोग साथ में। तो महागठबंधन भी बिहार में मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत हम लोगों को नॉइजेस सुनाई देंगी, क्योंकि वो पोस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। एक बात जो बहुत अहम है, जो अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि RSS 2029 के चुनाव कैसे लड़ेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें फिर मैं वहां जाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जब नागपुर गए, वो अभी भी चीजें वहां से पूरी तरीके से प्लान सामने आया नहीं है। लगभग ये दिखाई दे रहा है कि RSS 2029 में सिर्फ मोदी पे निर्भर नहीं है, और 2029 के बहुत पहले वो काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे एक क्लैरिटी आ गई कि बहुत साफ तरीके से आ गई है कि रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं होगा नड्डा के बाद। नड्डा का रिप्लेसमेंट जो होगा वो नड्डा जैसा कोई नहीं होगा, एक इफेक्टिव प्रेसिडेंट होगा जिसके पास अपनी हैसियत हो। तो ये लगभग तय है। ये कब होगा, कैसे होगा, ये सामने हमारे आ जाएगा। इसी से प्लान दिखाई देता है कि RSS किस तरीके से मोदी के प्रभाव से बीजेपी को थोड़ा सा कम करना चाह रही है, मोदी का प्रभाव, और वो समय रहते रहते उसको और इफेक्टिव करेगी। 2029 की तैयारी RSS अपने ढंग से कर रही है। जी राज जी बिल्कुल। जरा शकील जी आपसे भी समझना चाहता हूँ, बिहार की तैयारियों में नीतीश बाबू, शकील जी थोड़ा डिस्कनेक्टेड हैं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक छोटा कमेंट चाहता हूँ अमलेंदु जी आपसे, फिर गर्ग साहब के पास आता हूँ। अमलेंदु जी, बिहार की तैयारियों में नीतीश कुमार का हम जिक्र कर रहे हैं, नीतीश बाबू एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं उस लिहाज से, चाहे वो इधर रहें या उधर रहें, और उस लिहाज से भी नीतीश बाबू के साथ क्या कोई साजिश रची जा रही है? राजीव जी देखिए, साजिश तो निश्चित तौर पर नीतीश बाबू के साथ हो रही है, इससे तो कोई मुझे लगता है इनकार नहीं है। और साजिशें बीजेपी की तरफ से ही रची जा रही हैं, और साजिशें इस तरीके की हैं कि नीतीश कुमार को साथ में भी रखा जाए और नीतीश कुमार को कमजोर भी किया जाए। यानी इस रणनीति पर काम बीजेपी वहां करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार भी, राजीव जी समझ रहे हैं कि ये साजिशें उनके साथ हो रही है, उसका जवाब भी नीतीश कुमार दे रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से वहां पोस्टर जारी हो रहे हैं राजीव जी, जो सरकारी पोस्टर हैं परियोजनाओं के लोकार्पण के, शिलान्यास के, उन सब में मोदी जी गायब हैं, अकेले नीतीश कुमार हैं। उनके जो सहयोगी उप मुख्यमंत्री हैं उनके नाम तो है उन पोस्टरों पे, मतलब उन विज्ञापनों में, लेकिन चेहरे किसी के नहीं है, चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार का है। तो यानी ये भी बताने की कोशिशें हो रही है कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार साजिशों का जवाब दे रहे हैं, और नीतीश कुमार अकेले मोदी जी की सेना से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये संदेश भी वहां देने की कोशिशें मतलब अंदरूनी तौर पे हो रही है। जाहिर सी बात है राजीव जी की जब
कोई 4 दल साथ में हैं तो सब बड़ा केक लेना चाहेंगे, तो नीतीश कुमार भी बड़ा केक लेना चाहते हैं, बीजेपी भी बड़ा केक लेना चाहती है। और 19 साल से 20 साल से अगर नीतीश कुमार कम छोटी पार्टी होने के बावजूद लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो ये कांटा तो भारतीय जनता पार्टी के दिल में चुभ ही रहा है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो वो उस कांटे को निकालना भी चाहती है, और लेकिन नीतीश कुमार को हटाकर नुकसान जो होगा उसकी वो देखना चाहती है कि उसका नुकसान कितना होगा। तो नीतीश कुमार को साथ रखा जाए, लेकिन कमजोर करके रखा जाए नीतीश कुमार को, इस रणनीति पर काम हो रहा है। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं। जी जी, शकील जी जरा आपसे भी समझो, फिर गर्ग साहब के पास आता हूं। जरा आपसे भी समझो, बिहार की बात हम कर रहे हैं, जरा एक ही सवाल लेकिन बार बार, और आप सबके उस पर अलग अलग विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट हमारे दर्शक साथियों के लिए। बिहार में नीतीश कुमार को क्यों बीजेपी अलग चाहती है, क्यों करना चाहती है? नहीं, नीतीश कुमार को बीजेपी चुनाव तक बिल्कुल अलग नहीं करेगी। अगर अलग कर देगी तो बीजेपी कहीं नहीं रहेगी और गठबंधन के लिए चुनाव जीतना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, जैसी भी स्थिति हो नीतीश कुमार की, लेकिन उनका एक वोट बैंक है। शकील जी, अश्विनी चौबे तो उनको डिप्टी पीएम बनाना चाहते हैं, कल बोल रहे थे वो सब बोलेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन जो स्थिति है वहां की ग्राउंड स्थिति है, वहां पे बीजेपी उनको अलग करके, आज बीजेपी बिहार में इस स्थिति में नहीं है कि वो अलग से अकेले चुनाव लड़ सके और ये मैसेज दे सके कि नीतीश कुमार खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो एक जो संभावना है फिर से जिंदा हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार फिर आपको शायद हो सकता है कहीं और दिखाई दें, हम इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, लेकिन मजबूरी में उन्हें फेंक दिया जाएगा तो वो फिर कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, नीतीश की स्थिति खराब है, शारीरिक मानसिक, लेकिन इतनी नहीं है कि वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाए। हालत बाद में कितनी बिगड़ती है ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी को उन्हें साथ रखना पड़ेगा। बीजेपी के लिए वो बहुत बड़ी एक मजबूरी बने हुए हैं, और अगर बीजेपी ने कोशिश करी तो ये तो आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए, सीपीआई-एमएल के लिए सबसे अच्छा होगा कि नीतीश को अलग करके बीजेपी खुद अपने दम पे वहां चुनाव लड़ ले, लेकिन ये वहां पे अभी संभव दिखाई नहीं देता है, न वहां होगा। दूसरी बात, देखिए, वहां पे जो एमवाई की बात है, तो एमवाई के अलावा वहां पे सीपीआई-एमएल की वजह से और कांग्रेस की वजह से एक व्यापक रूप से जनाधार जो है गठबंधन के साथ जुड़ रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें वो भी आधार है जिसपे दावा जो है पासवान करते हैं, जो दलित में आते हैं पासवान, दलितों का एक वर्ग जिसमें पासवान कहते हैं कि मेरे पासवान के अलावा दूसरे लोग भी मेरे साथ आते हैं। मांझी भी ये बात कहते हैं, मांझी का अति पिछड़े का, लेकिन वो भी अब जो है कांग्रेस, तेजस्वी और सीपीआई-एमएल के साथ आता है। इसलिए जो एक बात है कि अभी तक तेजस्वी ने कुछ नहीं कहा है, कांग्रेस को छोटी पार्टी है, वहां बड़ा पार्टनर तेजस्वी है, इसलिए कांग्रेस का कहना जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस के सारा का सारा प्रदेश अध्यक्ष और इंचार्ज बदलने के बाद बहुत सारी कहानियां शुरू हो गई थी। इसलिए कांग्रेस के इंचार्ज अल्लावरू ने और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा साफ साफ कह दिया है कि हम गठबंधन में साथ मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, दूसरी एक खास बात अब कांग्रेस की आपको बता दें, अहमदाबाद के बारे में गर्ग साहब भी कह रहे थे और बहुत सारे लोग कहते हैं। देखिए, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या थी कि वो अभी तक सोई हुई लग रही थी। कांग्रेस जागती हुई दिख नहीं रही थी, चाहे वो जागी हुई हो या नहीं जागी हो। राहुल एक लड़ते हुए दिखते थे, राहुल तेज दौड़ते हुए दिखते थे, लेकिन अब अहमदाबाद से कांग्रेस ने जो संदेश दिया है वो यही दिया है कि हम लड़ने को तैयार हैं। उसने उम्मीदें जगाने का काम किया है। आप देखिए कि अगर ये 2014 में भी कांग्रेस इस तरह लड़ लेती तो कांग्रेस को 100 से कम सीटें नहीं आती। कांग्रेस 2014 का चुनाव बेमन से लड़ी, 2019 का चुनाव भी कोई बहुत अच्छा नहीं लड़ी। तो अहमदाबाद का मैसेज कांग्रेस यही देने की कोशिश कर रही है कि हम जो है अब मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। बीजेपी ने 2013 में मोदी को ऐसे ही प्रोजेक्ट किया था, जैसे आज कांग्रेस राहुल को दोबारा से फिर से उसी ताकत के साथ सामने बार बार ला रही है।
2013 से पहले मोदी जी कहाँ थे, लेकिन संघ ने, बीजेपी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया और आप देखें कि 2014 में सारी स्थितियां बदल गई। तो कांग्रेस का अहमदाबाद का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि उसने कहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरह मुस्तैद हैं। और जो एक मैसेज आता है बार बार कि इसके अंदर एक फ्यूडल सिस्टम है, इसके अंदर एक सोया हुआ संस्कार है, ये लड़ती हुई नहीं दिखती है, वो उसने खत्म करने की कोशिश की है। जी राजीव जी जी। अब कांग्रेस कितना लड़ती है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम नीतीश बाबू की बात कर रहे हैं। गर साहब, नीतीश बाबू की राजनीति को बहुत नज़दीक से आपने देखा है, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसी जो बीच बीच में उनकी हरकतें सामने आती हैं, प्रशांत किशोर ने भी उन पे हमला बोला था, तेजस्वी यादव भी उनके शारीरिक उस पे अक्षमता पे सवाल उठा चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से, उनके मुख्यमंत्री सचिवालय से इसका कभी खंडन नहीं आया, कभी खंडन नहीं आता है। एक ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता। चलिए आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय से कुछ तो आना चाहिए कि हाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कुछ और है। अभी अभी आपने देखा कि राष्ट्रगान के समय भी उनकी, तो ये सब क्या किसी और साजिश या दिशा, कुछ और किसी तरह की राजनीति उसकी गिरफ्त में है नीतीश बाबू? थोड़ा सा विश्लेषण चाहता हूं आपसे। नहीं, कोई साजिश नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार को बीजेपी अपनी तरफ से नहीं हटाना चाहती है, क्योंकि उसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। वो नीतीश कुमार को मजबूर कर रही हैं कि आप खुद अपनी तरफ से कोई घोषणा कर दीजिए, तो उसका आरोप फिर बीजेपी पर नहीं लगेगा। फिर ये जाएगा कि ये सत्ता के चक्कर में नीतीश कुमार ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अभी आप देखिएगा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित नहीं करेगी और न नीतीश कुमार को करेगी। नीतीश कुमार की मांग ही है कि उनको चेहरा बनाया जाए। अब उस स्थिति में नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे, वो प्रतीक्षा करेंगे। जैसा आपने देखा कि महाराष्ट्र में हुआ कि एकनाथ शिंदे प्रतीक्षा करते रहे कि देखते हैं नतीजे क्या होते हैं। टिकटों के बंटवारे में आप पाएंगे कि बीजेपी ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स अपने पास रखेगी और जेडीयू के जिन लोगों को वो टिकट देगी वो भी मूलतः बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या बीजेपी के हो चुके हैं। वो जेडीयू के नाम से लड़ेंगे पर वो अंततः यह होगा कि वो बीजेपी के समर्थक होंगे। आप अगर लल्लन सिंह का जैसा इन्होंने जिक्र किया, आप उनके बोलते हुए का चेहरा पेश करें स्क्रीन पे, तो उनके हाथ में बंधे हुए धागे और उनके हाथ की उंगलियां जिन पे अंगूठियां हैं, अगर वो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो जेडीयू के आदमी है कि वो किसी विश्व हिंदू परिषद के आदमी है या बजरंग दल के आदमी है। इसलिए क्या है, जेडीयू एज ए पार्टी राजीव जी खत्म हो चुकी है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जेडीयू के लोगों को लगता है कि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू को जिंदा नहीं रखा जा सकता और ये सब लोग जो हैं अपना भविष्य देख रहे हैं। इसलिए ये जेडीयू नाम की अब चीज केवल एक रिकॉर्ड की चीज बन गई है इलेक्शन कमीशन में। और आप पाएंगे कि ये इलेक्शन के बाद, इस चुनाव के बाद जेडीयू की हालत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मतलब बिहार में जेडीयू का कुछ बचेगा नहीं। अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लें चुनाव के पहले, वो स्थिति भी नहीं है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ लें या उनके पास उम्मीदवार हों जो उनके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। इसलिए आप जो कह रहे हैं साजिश है, साजिश क्या हो सकती है नीतीश कुमार के खिलाफ? ना, साजिश तो केवल बीजेपी की ये है कि उनको मुख्यमंत्री बनाकर वो नहीं रखना चाहती, अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है बिहार में। और बिहार में अपना मुख्यमंत्री कौन होगा उसके पास अभी कोई चेहरा नहीं है। बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा ये कोई चेहरा नहीं है। कोई छुपा हुआ चेहरा बाहर निकल सकता है जो हमको पता नहीं है कि वो रविशंकर प्रसाद हो सकते हैं क्या,
या और कोई हो सकता है क्या? क्योंकि सुशील मोदी के बाद बीजेपी के पास कोई वहाँ स्टेट लेवल का कोई नेता बचा नहीं है, तो इसलिए बीजेपी के पास अभी संकट है। महाराष्ट्र में फडणवीस जैसे थे, वैसे बिहार में कोई चेहरा नहीं है। आपके सवाल का जवाब केवल ये है राजीव जी कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई षड्यंत्र किसी तरह का नहीं। नीतीश कुमार खुद अपने खिलाफ षड्यंत्र करते रहे हैं। वो लगातार पाले बदलना, पार्टियां बदलना, अपनी विश्वसनीयता वो समाप्त कर चुके हैं। और 20 साल सत्ता में रहने के बाद एक फटीक सा आ गया है वहाँ के बिहार की पॉपुलेशन में कि अब उनको वो ज़्यादा झेल नहीं पाएगी, बदलना चाहती है। तो इसलिए उनको जो चेहरा दिखता है इस समय बिहार में, वो तेजस्वी का दिखता है, वो कन्हैया कुमार का नहीं दिखता। वो तेजस्वी एक विकल्प के रूप में दिखते हैं। और पिछली बार का भी हमको पता है, कांग्रेस ने गलती नहीं की होती तो नीतीश कुमार ये तेजस्वी बन जाते। तो अब इस बार जैसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस उतने ही सीटों पर लड़ेगी जितनी पर जीत पाएगी, तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेगी। तो ये तमाम चीजें बताती है कि इस बार का जो चुनाव है वह काफी डिसाइसिव होगा। और उसमें सिर्फ जेडीयू ही नहीं, ये चिराग की पार्टी, मांझी की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी, ये सब तमाम पार्टियां, उनकी स्थिति खराब होने वाली है राजीव जी। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई सिवा इसके कि अगर चिराग मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनना चाहते हैं और उनको बीजेपी बनाएगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई उनके पास पासवान वोटों के अलावा या एक सीमित इलाके में उनकी दखल के अलावा कुछ है नहीं। और पूरे के पूरे मामले में आपने खुद ही ने बताया था पिछली बार कि उनकी चाचा जो हैं उन्होंने वक्फ के मामले पर इनकी आलोचना की है, चिराग की, एलजेपी की आलोचना की है। तो इसलिए एलजेपी भी इस चुनाव में आप पाएंगे कि पूरी तरह दो फाड़ हो जाएगी। तो ये जो चुनाव है बिहार का, ये रीजनल पार्टीज को खत्म कर देगा पूरी तरह। ये मेरा ऐसा अनुमान है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद गर्ग साहब इस चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत कुछ हम लोग जानने समझने की कोशिश कर रहे थे, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। और ये सवाल आजकल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार अगर स्वस्थ हैं या स्वस्थ नहीं हैं, तब भी ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है पब्लिक में। तो इसलिए ये